फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एडुटीरिया की, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी में रहेंगे, जो कि आपके सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग या फिर एनडीए का हो। या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी एग्जाम का और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपके 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, और टोटली ही एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि कितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी का आंसर माना जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, अपने पहले प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट था, 31 दिसंबर 1600 में। आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ से ही उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे उनका कौन सा वर्ग था जिसमें आपके कौन शामिल नहीं थे। जो उग्रवादी राष्ट्रवादियों का जो वर्ग था उसमें कौन शामिल नहीं थे, तो आपके गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये आपके उग्रवादियों में शामिल थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। तो जो आपके कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की जो नीति का आरंभ था, ये आपका जो बाद में घातक सिद्ध हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो आपका लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। गवर्नर जनरल जो आपके लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्हीं के टाइम पर व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो सबसे पहली और प्रमुख संस्था आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। कौन थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इसी के साथ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी के आपके गलत है, एक कथन आपका सही है। तो ऑप्शन जो छठवां क्वेश्चन है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया। तो जो आपका साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी उसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था, ये कथन आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन रहेगा आपका कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लिया था। तो जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने लिबरल पार्टी, कौन सी? लिबरल पार्टी से टिकट पर चुनाव जीता था। किससे? लिबरल पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो जो भारत पर हुड़ों का जो आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। आगे हम चलेंगे अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन रहेगा आपका जिसमें पूछा गया है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। जो ऐहोल अभिलेख है वो आपका किस शासक से है। तो वो आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो जो आपका सत्यमेव जयते है आप सभी को पता होगा, ये आपका मुंडको उपनिषद में निहित है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और आपको पता ही होगा कि जो एडुटीरिया है और तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर एक आपका एडुटीरिया हुआ, एक यूथ पब्लिकेशन हुआ, दूसरा आपका क्या कहते हैं जो YCT यानी कि YCT के थ्रू जो आपका रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका क्वेश्चन घटना चक्र का एक मॉडल होता है। ये 4-5 ऐसे पब्लिकेशन है जिसमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में 100% ही आते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जो जीवन वृत्तांत है वो किस शाखा से संबंध है। तो ये महायान से है। किससे है?
महायान से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। जो अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसे क्या कहते थे, तो उसे इबादत खाना कहते थे। इबादत मतलब किसी की उपासना करना, किसी की प्रार्थना करना, इबादत खाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो जो तानसेन और बैजू बावरा थे ये आपके अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध सुविख्यात थे। ठीक है, तो 13 का क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे 14वां पर, 14वां रहे मम्मी इसमें कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है वह किस देश में स्थित है। जो न्यू कैसल पोर्ट है वह दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, वह किस देश में है ये आपको बताना है। तो ये जो आपका है न्यू कैसल पोर्ट ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। जो देशांतर के मध्य जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो आपकी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताइए। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो ये इसका जो होगा, जो सबसे पहले आपका अन्नामुलाई पहाड़ियाँ आती हैं, सही है। फिर जाबादी पहाड़ियाँ आती हैं, ये भी सही है। फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं, ये भी सही है। फिर आपकी अन्नालाई पहाड़ियाँ आती हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो आपका है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले आपकी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आती हैं, नल्ला मलाई, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ आती हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, तो वो आपकी हो जाएगी कोसी नदी। कौन सी है, कोसी नदी। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 17 के बाद आपका 18वां क्वेश्चन आएगा, जिसमें पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये बताना है हमें। तो ये इसका 40 का जो आपका आंसर रहेगा, अभी कौन सा क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट पहुंच गए थे। अभी आपका 18वां नंबर है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती हैं। तो किस मृदा प्रारूप में, तो ये जो आपका 18 का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा लैटेराइट। जो लैटेराइट मिट्टी होती है उसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो इसमें अनुवर्तक हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा ये सारे, क्योंकि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्राकृतिक करण है, साथ ही आपकी यह ऊर्जा का एक रूप है। तो इसके हिसाब से आपके जो ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम 20वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। जो आपका बायोयंत्र संयंत्र है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है ये आपको बतानी है। तो हाइड्रोजनीकरण, अपचयन, मल्टीप्लेक्सिंग या फिर किण्वन। तो इसमें जो वायु संयंत्र में आपकी किण्वन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ए का। फिर आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो 20वां जो 21वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपका कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार कैसा रहेगा, बढ़ता है, घटता है या वही रहता है या फिर पता नहीं लगता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 का ए। जो वर्ग है, एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो परमाणु आकार होता है वो बढ़ जाता है। परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 21 के बाद आएगा 22वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। जो वायुमंडल है उसमें प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या धूल के कण या हीलियम या जलवायु। तो 22 का जो आंसर रहेगा वो आपके हो जाएंगे धूल का कण।
जो प्रकाश, जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जो विकिरण होता है वो कैसे होता है, तो वो धूल कण की वजह से होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होती है ये बताना है हमें। तो जो 23वां आंसर है, क्वेश्चन है, उसका जो आंसर रहेगा वो 0 हो जाएगा। क्या 0, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, स्वर्ण यौगिक, चांदी या आयोडीन या क्लोरीन। तो जो आपका आंसर है 24, इसका हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। किसका है, स्वर्ण यौगिक। ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दबाव का विमीय सूत्र है। तो दबाव का विमीय सूत्र क्या होता है, तो जो 25 है आपका इसका आंसर हो जाएगा ml-1 और T-2। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि जैव सेल क्या है। तो जो जैव सेल होते हैं वो क्या होते हैं ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर रहेगा जैव सेल आपके कोयला होते हैं। क्या, कोयला होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है। जो हमारी याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, उसका संबंध हमारे मस्तिष्क में किस भाग से होता है, तो उसका जो संबंध है वो आपका सेरेब्रम से होता है। किससे होता है, सेरेब्रम से होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो वो कौन सा है आपका, तो वो जो आपका रहेगा 28 का हो जाएगा आपका आर्कियोडेरिक्स। कौन सा हो जाएगा, आर्कियोडेरिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। तो इनमें से कौन सा होता है, तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन, O2। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट। O2 तो आपका ऑक्सीजन का हो जाता है। ओजोन का कौन सा होता है, तो ओजोन को हम O3 बोलते हैं। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा जब दो पर बिंदु होते हैं उनके बीच जो विभवांतर नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अब आगे चलेंगे हम। 30 के बाद आएगा आपका 31 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का जो निलंबन है वो कौन कर सकता है, ये आपसे पूछा है। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है वो आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट आपका कि प्राक्कलन समिति के संबंध का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल है वो आपका 1 वर्ष का होता है। कितना, 1 वर्ष का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो वो आपकी भारत की संसद है। यानी कि संसद जब किसी भी प्रस्ताव को पारित कर देगी या उसको स्वीकृति दे देगी तभी भारत की जो संचित निधि है वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के विधान से लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता है वो किस देश से लिया गया है, तो 34 का आंसर जो आपका रहेगा वो हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपकी ऑप्शन डी यानी कि भाग 20 में सम्मिलित है। ठीक है, और हमारे संविधान में टोटल कितने भाग है, तो आप सभी को पता है 22 भाग है टोटल। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है जिसमें सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। तो इसका जो आप पहला है, एक साइड आपका भाषा दिया गया है, दूसरी उनसे संबंधित सूचियां दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें 36 का जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा, जैसे भाषाओं का उल्लेख है तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में होता है। आपका किस में होता है, 8वीं अनुसूची में।
और दल बदल विरोधी जो संबंध है वो आपका 10वीं अनुसूची से है। और 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 11वां अनुसूची से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो है उसमें आपकी पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और जो भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंध अधिनियम है वो किस में है, तो उसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि 2143। क्या होगा, 2143। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन है वो आपकी 37 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 37 का किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो प्याज और झींगा उत्पादन से जो संबंधित है आपकी वो क्रांति हो जाएगी। 38 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी यानी कि गुलाबी क्रांति हो जाएगी। ठीक है, गुलाबी क्रांति जो कि आपकी औषधि प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। किसके, ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जानते हैं। तो 39 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका IMF। क्या, IMF और विश्व बैंक जो है वो आपके ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। अब आपका 40 क्वेश्चन आएगा, कौन सा, 40। ठीक है, अब ये है आपका कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो सभी को पता है 1949 में हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि हिंदू राष्ट्र का जो विचार मूलतः है किसका है। तो जो हिंदू राष्ट्र का जो विचार है वो मूलतः है आपका वी.डी. सावरकर का है। किसका है, वी.डी. सावरकर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 कि भारत में आयकर है। तो भारत में आयकर कैसा है, तो 42 का जो आंसर रहेगा वो ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष और आनुपातिक आयकर है। भारत में जो आयकर लगता है वो आपका प्रत्यक्ष और आनुपातिक कर लगता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जो कुचिपुड़ी है आपका वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है और बिहार का, ये हमें कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट है कि हिमानी उत्तम परक का संबंध किस खेल से है। तो जो हिमानी उत्तम परक का संबंध है वो आपका 44 का आंसर हो जाएगा मलख। क्या हो जाएगा, मलखम्ब। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम। 44 के बाद आएगा आपका 45 जिसमें पूछा गया है कि निफक, कौन सा, निफक आंदोलन के प्रणेता थे। तो जो आपका निफक आंदोलन था इसके प्रणेता आपके दादू दयाल थे। कौन थे, दादू दयाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। तो जो द्रकमा सिक्का था वो आपका ग्रीक के शासकों ने चलाया था। किसके, ग्रीक के शासकों ने चलाया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो वह कौन सी मिट्टी को उर्वरकता को बढ़ाता है। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा खादर की मिट्टी। कौन सी, खादर। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा कि वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। तो वह समुद्री सीमा कौन सी है जहाँ तापमान सबसे कम हो, जल्दी से तेजी से ठंडा हो जाता है। तो 48 का जो रहेगा वो आपका हो जाएगा हैलोकन लाइन। कौन सी, हैलोकन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। किससे है, बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इंग्लिश में जो औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग हुआ था वो अर्नाल्ड टायम्बी ने किया था। किसने, अर्नाल्ड टायम्बी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं वो भी हम आपको कंप्लीट करा देते हैं जो कि काफ़ी बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो जिसमें आपका रहेगा कि भारत में मानव का प्रमुख साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था।
तो भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे कहाँ से, तो वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। फिर है कि एक कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, तो वो आपके दमदमा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो आपकी बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे। आगे है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो जुता हुआ खेत का जो साक्ष्य का प्राप्त है वो आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। आगे रहेगा कि अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो आपका कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे है कि युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो कालीबंगन एवं लोथल से ही प्राप्त हुआ था। फिर है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग था वो आपका कालीबंगन से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो कहाँ पर? हड़प्पा में। ठीक है, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था, तो वो आपकी मोहनजोदड़ो में। और 3 मुख वाले देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे है कि मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो बनावली से। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, तो कहाँ से? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो कौन सा? तो धौलावीरा। नेक्स्ट है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य हुआ, तो वो आपके मेहरगढ़ से। हाँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट और चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य तो आपका कौल्डी हवा से प्राप्त हुए। फिर आग का आविष्कार तो पुरा पाषाण काल से। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज जौ या यव, यानी कि जिसे हम बेजर भी कहते हैं शुद्ध भाषा में। फिर आता है आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, तो तांबा है आपका। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पर, तो भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे कौन कौन से, लोथल और सतगोड़ा। फिर है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो पिगटन ने कहा था। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। जीएस की 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिया है। और यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है आपके माइंड में, तो वो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप हमें उसमें सुझाव दे सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।